हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्यम इंग्लिश क्लासेस। आइए आज इंटरजेक्शन का अध्ययन करते हैं। ये राजू प्रकाशन क्लास 10th की बुक मैं कवर कर रहा हूँ। इसका 20वां पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो चलिए देख लेते हैं। सभी का अध्ययन कर चुके हैं। अगर नहीं देखें आप वो तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10th राजू प्रकाशन ग्रामर के नाम से आपको जो है मिल जाएगा। इंटरजेक्शन किसे कहते हैं? इंटरजेक्शन वह शब्द है जो हृदय में अचानक उठने वाले भावों को प्रकट करे। ठीक है, इंटरजेक्शन क्या है? एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड, इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द विच एक्सप्रेस जो व्यक्त करता है सम सडन फीलिंग, कुछ अचानक भावनाओं, मतलब हृदय में उठने वाली कुछ अचानक भावनाओं को जो व्यक्त करता है उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन किसे कहते हैं? इंटरजेक्शन वह शब्द है जो हृदय में अचानक उठने वाली भावनाओं को व्यक्त करता है। मतलब जो शब्द, आप इसको सिंपली अपनी भाषा में कहते हैं, जो शब्द हृदय में अचानक उठने वाली तीव्र भावनाओं को व्यक्त करते हैं उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो हृदय में हमारे तमाम प्रकार की भावनाएं उठ सकती हैं। जैसे हमारे हृदय में दुख की भावना भी उठ सकती है, ठीक है, सुख की भावना उठ सकती है, ठीक है, और इसके अलावा घृणा की भावना, किसी के प्रति घृणा की भावना भी उठ सकती है। शाबाशी, किसी को शाबाशी देने की भावना उठ सकती है। प्रशंसा किसी की करने की भावना उठ सकती है। आश्चर्य की भावना हमारे मन में उठ सकती है, किसी बात को सोचकर आश्चर्य भी हो सकता है, ठीक है। घृणा की तो भावना हो ही सकती है। तमाम सारी इस तरह से भावनाएं जो हमारे हृदय में हैं। किसी को वेलकम करने की, स्वागत करने की भी भावना उठ सकती हैं, ठीक है। संबोधन, किसी का ध्यान आकर्षित कराना भी हम चाहते हैं तो हम संबोधन भी करना चाहते हैं तो उसकी भी भावना उठ सकती हैं। तमाम सारी भावनाएं उठ सकती हैं। तो चलिए देखते हैं सभी के लिए क्या क्या वर्ड यूज़ किए जाते हैं, उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे देखिए एलास है, एलास इंटरजेक्शन वर्ड है। इनके बाद एक खास बात है कि ये इंटरजेक्शन का ये निशान होता है, संबोधन भी जिसको हिंदी में कहते हैं, तो ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी इसको कहते हैं, ये निशान लगा रहता है। विस्मय सूचक शब्द इसका अर्थ होता है। विस्मयादिबोधक काव्य कहते हैं। इंटरजेक्शन माने विस्मयादिबोधक काव्य। तो विस्मयादिबोधक काव्य क्या होता है? इसमें कोई विस्मय सूचक शब्द होते हैं, विस्मय प्रकट करने वाला। विस्मय माने जैसे अचानक कोई हमारे अंदर फीलिंग उठ गई, दुख, सुख, आश्चर्य, ये सभी। जैसे एलास, एलास में सोता दुख की बात है, अफसोस की बात है। हुर्रे में सोता सुख की बात है, खुशी की बात है। ब्रेवो, शाबाशी देने के लिए लगता है। ब्रेवो में शाबाश, बहुत अच्छा। हंस, हंस में होता चुप, तो चुप कराने के लिए, किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए। हालो में हालो, सुनो, संबोधन के लिए लगता है। आ, दुख के लिए लगता है ओ, ठीक है, आ ओ, ये सभी दुख सूचक वर्ड हैं। और आश्चर्य के लिए भी लगते हैं, ठीक है। इंटरजेक्शन निम्नलिखित तरीके से विभाजित किया गया। जैसे सुख के लिए कुछ शब्द बताएं, स्पेशल बताएं, जॉय, हुर्रे, ये सब। जॉय माने सुख, सुख के लिए हुर्रा आते हैं, हुर्रे आते हैं। ग्रीफ के लिए बताएं, दुख, एलास आता है। एलास कहीं आता है दुख की बात है। सरप्राइज, आश्चर्य की बात है। हाँ, वाट से आश्चर्य होता है। वो, इनसे से भी आश्चर्य होता है। और आ से वो से दुख भी होता है, ठीक है ना, आ से। अब देखिए आगे, अप्रूवल के लिए ब्रेवो बताए गए हैं, अप्लाज भी बताया गया है। ब्रेवो, अप्लाज, अप्लाज माने प्रशंसा। ये सभी आने पर क्या होता है? मतलब कि जॉय के लिए हुर्रे बताए गए हैं। हुर्रे आएगा तो खुशी है, दुख है तो एलास है, एलास है तो ग्रीफ है, आश्चर्य है तो वाट, आ ओ आ। अप्रूवल के लिए ब्रेवो, शाबाश। तो अप्लाज माने प्रशंसा, तो ब्रेवो आ जाएगा तो जान लीजिए अप्रूवल माने अनुमोदन होता है। अनुमोदन किसी के किया जा रहा है, मतलब समर्थन किया जा रहा है। अप्लाज प्रशंसा किया जा रहा है। निम्नलिखित शब्द समूहों का भी सडन फीलिंग और इमोशन को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया था। अचानक उठने वाली भावनाओं के लिए कुछ और शब्द बताया जा रहा है। आह मी, ठीक है, फार सेम, शर्म की बात है। वेल डन, चेकिए, गुड गार्ड, ठीक है, गुड हेवंस, ठीक है। तो मतलब ये सभी क्या हैं? आश्चर्य सूचक शब्द हैं, गुड गार्ड, गुड हेवंस। अब यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं इंटरजेक्शन से रिलेटेड। एलास, जैसे दुख की बात है, अफसोस की बात है, ही इज डेड, वह मर गया। हेलो, हाउ आर यू, सुनो, कैसे हो। हेलो करके अपनी बात को करते हैं ना आप, संबोधन के लिए लगता है। हिज मदर डाइड, और दुख की बात है, उसकी माँ मर गई। तो इसमें आश्चर्य हो रहा है, दुख भी हो रहा है, ठीक है। तो आश्चर्य की, किसी की माँ सोच नहीं थे मर जाएगी, जल्दी तो मर गई, आश्चर्य हुआ, तो दुख की भी बात है इसमें। लुक हाउ ही सिट, देखो कैसे वह बैठता, तो संबोधन किया जा रहा। गुड बाय फ्रेंड्स, अलविदा दोस्तों। तो इसमें देखिए, जान लीजिए कि इसमें भी जो है संबोधन किया जा रहा है, जाने का नमस्कार कहा जा रहा। ओह यू आर लेट, अरे तुम लेट हो। अब इसमें क्या है कि वो देखिए आश्चर्य बताया गया था कि आश्चर्य हुआ कि तुम लेट हो गए, मैं सोचा नहीं था लेट हो जाओगे। जब वो चीज़ हम सोचे नहीं रहते वो चीज़ हो जाती है तो हम क्या कहते हैं? आश्चर्य कहते हैं। गुड हेवंस, व्हाट द मैटर, ठीक है। इसमें भी देखिए आश्चर्य की बात है, व्हाट द मैटर, क्या बात है, अरे आश्चर्य हो रहा है, तो इसलिए कह रहे हैं।
हुर्रे वी हैव वन द मैच, खुशी की बात है हमने मैच जीत लिया है, तो इसमें खुशी है। हस डोंट मेक एन नॉइज, चुप शोर मत मचाओ, तो इसमें क्या है कि इसमें भी जो है ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। हाय हेल व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इस तरह से बताया जा रहा है। यहाँ तो घृणा की बात किया जा रहा है हेल। अब कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग किया गया है। देखिए विशेष शब्द भी जितना पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पढ़ें इसमें कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग जो है ट्रांसलेशन में या वाक्य में प्रयोग करना पड़ता है, वाक्य के भाग हैं, तो इनका भी कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाए, तो इसमें भी हम स्पीडली देख लेते हैं कि कहाँ किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। वैसे इसमें काफ़ी कुछ बताया भी गया पीछे दिस दैट दिस दोज का, लेकिन और भी हैं तो हम फिर से एक बार रिवाइज भी कर लेंगे और जो नई चीज़ें मिलेंगी आपको उसको बता देंगे और आपको भी पूरी जानकारी हो जाएगी। दिस तथा दैट वह माने वह, ठीक, दिस माने यह, दैट मीन्स वह का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ होता है, जबकि दीज माने ये, दोज मीन्स वे का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ होता है। बहुत अच्छा, पीछे बताया गया था। दिस दीज निकटता बताने वाले और दैट दोज दूरी बताने वाले डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, माने संकेतवाचक सर्वनाम है, और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। तो अब दोनों थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। दिस दैट दिस दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक प्रोनाउन भी है, सर्वनाम भी हैं, कैसे हैं देखते हैं। दिस इज ए ब्यूटीफुल फ्रॉक, ये एक सुंदर फ्रॉक है, तो एक वचन है, निकटता बताया जा रहा है, नज़दीक है। दैट इज एन ओल्ड मैन, वह एक बूढ़ा आदमी है, तो दूरी बताया जा रहा है एक वचन में। दीज मैंगोज आर स्वीट, ये मैंगो स्वीट माने मीठे हैं, तो बहुवचन है मैंगो। दोज ग्रेप्स वे अंगूर आर साउर, खट्टे हैं, बहुवचन में दूरी बताने के लिए दोज लगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में इन सभी वाक्य में लगा, क्योंकि दिस दैट दिस दोज के, ठीक है। देखिए पहले दूसरे में क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए यहाँ नीचे दिया भी है, प्रथम तथा द्वितीय वाक्य में दिस दैट दोनों डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में हैं, किंतु द्वितीय और तृतीय वाक्य में दीज और दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं, क्योंकि इनके बाद नाउन का प्रयोग होता है। देखिए तीसरे में दीज मैंगोज दीज दोज ग्रेप्स, ये दोनों के बाद तुरंत नाउन आ गया, तो इनको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है। और पहले दूसरे में क्या है, इनके तुरंत बाद दिस दैट के बाद वर्ब आया, जब इनके बाद तुरंत वर्ब आ जाएगा तो प्रोनाउन है, क्योंकि नाउन तुरंत नहीं आया, लास्ट में आया, तो इन सभी में पहले आ गया। विशेष दिस दैट दिस दोज के बाद यदि नाउन का प्रयोग नहीं होता है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, यदि इनके बाद नाउन का प्रयोग होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। कुछ अन्य उदाहरणों को देखें और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तथा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को समझें। दिस इज ए कास्टली पेन, यह एक कास्टली कीमती पेन है। दिस बुक इज माइन, किताब मेरी, तो यहाँ भी देखिए दिस के बाद ही आ गया, तो इसमें बुक आ गया नाउन, तो इनमें कुछ नहीं करना है। दैट इज ए चीप बुक, दैट पेन इज योर्स, तो दोनों वाक्य को आप पढ़ लीजिए कि दोनों वाक्य में हम ये देखेंगे दिस दैट दिस दोज के बाद पहले में, ठीक है, नाउन नहीं आया है और दूसरे में नाउन आया है, तो इसमें दूसरा वाला एडजेक्टिव है, ठीक, पहला वाला प्रोनाउन है। देखिए दीज आर पेन्स दीज बुक्स आर माइन, दीज आर बुक्स दीज पेन्स आर योर्स। इज दिस ए बिग हाउस, क्या यह बड़ा घर है, तो यहाँ दिस के बाद देखिए बिग तुरंत नाउन वर्ब नहीं आया, हाउस एडजेक्टिव बाद आया, ठीक है। तो ये भी आपका जो है दिस भी प्रोनाउन है। व्हाट इज़ दैट नॉइज, वह शोर कैसा है। वाज दैट ए फाइन बैग, क्या वह एक फाइन बैग था। अब देखिए इसमें ये जो वाज जो है दैट अगर अफर्मेटिव बनाएंगे दैट या दिस के तुरंत बाद आ जाएगा, दैट दिस इज ए बिग हाउस, दैट इज ए फाइन, तो वर्ब आ जाएगा तुरंत, तो इसलिए प्रोनाउन ही है इधर वाले जो है सब, ठीक है, आपके एडजेक्टिव हैं। माई आवर योर हिज हर इट्स देयर, इनका प्रयोग देख लेते हैं। ये पजेसिव केस के प्रोनाउन है, ये एक वचन तथा बहुवचन के साथ प्रयोग होकर उनसे संबंध बताते हैं, ठीक। तो संबंध बताने के नाते संबंधवाचक कारक में ये आते हैं, प्रोनाउन हैं इनके तुरंत, ठीक है। अब है तो प्रोनाउन ही, लेकिन नाउन एडजेक्टिव का काम ये केवल करते हैं, बस हैं तो प्रोनाउन है, क्योंकि नाउन से पहले लगते हैं, इसलिए एडजेक्टिव का काम, पजेसिव एडजेक्टिव का काम भी ये कर देते हैं तो प्रोनाउन है। माई सन इज़ वेरी स्मॉल, मेरा पुत्र बहुत छोटा है। ही आवर स्कूल वन द मैच, हमारा स्कूल मैच जीत गया। योर पेन इज़ लॉस्ट, तुम्हारा पेन खो गई है। हिज मदर इज इल, की माँ बीमार है। हर फ्रॉक इज रेड, डॉग वैक्स इट्स टेल, वैक्स माने हिलाता है, खुद कुत्ता अपनी पूँछ हिलाता है। देयर क्लॉथ इज आर न्यू, ये सभी वाक्य हैं। ईच और एवरी का प्रयोग हम देख लेते हैं। ऊपर एक दोनों डिटर्मिनर्स का अर्थ, ईच का प्रयोग, ये दोनों डिटर्मिनर हैं। डिटर्मिनर मतलब वो इसमें एडजेक्टिव, आर्टिकल और डिमॉन्स्ट्रेटिव, ठीक है, एडजेक्टिव वगैरह ये सब आते हैं, तो देख लेते हैं। न्यूमरल्स भी इसमें आते हैं, संख्यावाचक विशेषण भी आते हैं। तो डिटर्मिनर हैं ये दोनों। ईच का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है, परंतु इब्री दो से अधिक के लिए होता है। इसमें यह ध्यान रहे, ईच माने भी प्रत्येक होता है, इब्री माने भी प्रत्येक, लेकिन इब्री का प्रयोग जो है हमेशा सदैव दो से अधिक के लिए होता है, और ईच का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है, दो या दो से अधिक के लिए। यानी कि दो लोग हैं तो ईच भी लगा सकते हो, दो से ज़्यादा हैं तब भी ईच लगा सकते हो।
लेकिन इब्री का प्रयोग आप तभी हमेशा जो है 2 से ज़्यादा हैं तभी लगाएंगे आप, 2 के लिए नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा। ईच समूह में प्रत्येक की ओर संकेत करता है और निश्चित संख्या का ज्ञान कराता है। इब्री समूह की ओर अनिश्चित संख्या का ज्ञान कराता है। मतलब क्लियर नहीं है कितनी संख्या है तो हमेशा मतलब आप इब्री लगा दीजिए। क्लियर हैं 2 तो आप ईच लगा दो, ठीक है, और 2 से ज़्यादा के लिए भी ईच लगा दो, ये डिफरेंस है। उदाहरण देखते हैं, ईच ऑफ द 2 गर्ल्स इज प्रेजेंट, दोनों लड़कियों में से प्रत्येक उपस्थित होते हैं। यहाँ क्लियर संख्या बताएगी कि 2 ही हैं तो ईच लगेगी, इब्री गलत हो जाएगा। इब्री सीट वाज ऑक्यूपेड, प्रत्येक सीट ऑक्यूपेड माने स्थान ले लेना, प्रत्येक सीट पर स्थान ले लिया गया था, तो इसमें क्लियर नहीं है कि कितने सीट थे, तो इब्री लगा दिए हैं। द ऑफिसर सो स्कोल्डेड ईच ऑफ द लेबरर्स, अधिकारी जो है प्रत्येक लेबरर्स को स्कोल्डेड माने डांटा, तो इसमें ये भी ठीक है, 2 से ज़्यादा ही लेबर रहे होंगे इसलिए ईच लगा दिया गया। 2 के लिए भी ईच लगता है, 2 भी रह सकते हैं इसमें ज़्यादा में। इट रेन्स एवरीडे, प्रत्येक दिन बारिश होती है, तो एवरीडे इसमें लग गया है, ठीक है। प्रत्येक दिन तो 2 से, प्रत्येक दिन मतलब क्या, 2 से ज़्यादा ही दिन की बात की जा रहा है, इब्री लग गया। सम, एनी और नो का प्रयोग कहाँ होता है? देखिए सब छोटी छोटी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं, इसलिए आप इसको जरूर पढ़िए, नहीं तो वाक्य गलत हो जाता। सम का अर्थ है कुछ, इसका प्रयोग अफर्मेटिव वाक्य में होता है। नो और एनी का प्रयोग निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। अगर अफर्मेटिव वाक्य है तो कोई, सम माने कोई या कुछ होता है तो थोड़ा भी होता है, ये तो अफर्मेटिव में आप लगा दीजिए सम। अगर निगेटिव है तो नो का प्रयोग तो होता है और एनी का प्रयोग भी होता है। निगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों में लगा सकते हैं। एनी माने कोई। उदाहरण देखिए, आई बॉट सम टॉयज फॉर माई सिस्टर, मैं अपनी सिस्टर के लिए कुछ खिलौने खरीदा, तो यहाँ क्या है, कुछ की अंग्रेजी सम लग गया क्योंकि अफर्मेटिव वाक्य है। हैव यू बॉट एनी बुक, क्या तुम कोई किताब खरीदो, तो कोई या कुछ की अंग्रेजी यहाँ एनी लगा क्योंकि इंट्रोगेटिव वाक्य। नो ही हैज़ नॉट बॉट एनी बुक, नहीं वह कोई किताब नहीं खरीदा, तो निगेटिव में देखिए नो माने नहीं हो गया, एनी माने कोई हो गया। सम का प्रयोग ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों में होता है जो आदेशात्मक रूप में के होते हैं। जो अगर किसी में आदेश टाइप में दिया, आदेशात्मक वाक्य के रूप में दिया है, तो उसमें भी आप सम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण, विल यू प्लीज़ गिव मी सम फ्रूट्स, क्या आप कृपया मुझे कुछ फल दे देंगे, तो इसमें भी आदेश दिया जा रहा है कुछ फल दे देंगे, ठीक है। तो प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक वाक्य आदेशात्मक रूप में हुआ, इम्परेटिव सेंटेंस के रूप में हुआ। आदेशात्मक मतलब इम्परेटिव सेंटेंस में क्या है, आदेश दिया जाता है, प्रार्थना भी किया जाता है, सलाह भी दिया जाता है, तो इसमें आप एक हिसाब से इसमें प्रार्थना किया जा रहा है। विल यू प्लीज़ गिव मी सम फ्रूट, क्या आप कृपया मुझे कुछ फल दे देंगे, तो इम्परेटिव यानी कि इम्परेटिव में प्रार्थना, सलाह, सुझाव, आदेश प्रकट होता है, तो इसमें प्रार्थना प्रकट हो रहा है तब भी आप सम लगा देते हैं इंट्रोगेटिव के अफर्मेटिव में। आल बोथ, ये दोनों का प्रयोग कहाँ होता है? आल का अर्थ है सब, जबकि बोथ का अर्थ है दोनों। 2 के लिए बोथ लगेगा, सभी के लिए आल। एग्जाम्पल देखते हैं, ऑल द चिल्ड्रन ऑफ दिस क्लास आर प्लेइंग, इस क्लास के सभी बच्चे खेल रहे हैं। बोथ हरी एंड करीम आर स्ट्रांग, दोनों हरी और करीम दोनों क्या हैं, स्ट्रांग बने शक्तिशाली हैं। आइदर का अर्थ है दोनों में से कोई भी, ठीक है। तो नाइदर का अर्थ है दोनों में से कोई नहीं। आइदर नाइदर 2 के लिए लगते हैं, अफर्मेटिव में आइदर लगेगी, निगेटिव में नाइदर। आइदर के साथ आर, नाइदर के साथ नार का प्रयोग होता है, ये भी कंजक्शन है, आइदर आर नाइदर नार, और बिना आर और नार के भी आइदर आर और नाइदर लगते हैं। उदाहरण देखते हैं, आइदर गीता आर माया विल गो विथ मी, या तो गीता या माया मेरे साथ चलेगी। नाइदर गीता नार माया केम टू मी, ना तो गीता ना माया मेरे साथ आई। आइदर कार विल डू माने दोनों कार में से कोई भी, विल डू माने करेगी, मतलब चलने का काम करेगी। नाइदर कार विल डू, दोनों कार में से कोई भी नहीं काम करेगी, तो निगेटिव है तो नाइदर। मेनी और मच का प्रयोग देख लेते कहाँ होता है। मेनी संख्या प्रकट करता है, जबकि मच परिणाम प्रकट करता है। परिमाण का मतलब से मात्रा। जैसे अब देखते हैं, देयर आर मेनी चिल्ड्रन इन द गार्डन, बगीचे में कई बच्चे हैं, तो बच्चों की संख्या, बच्चों को गिना जा सकता है, तो मेनी लगेगा। देयर इज मच वाटर इन द टैंक, टैंक मीन्स जलाशय, जलाशय में यानी या पोखरा जिसको कहते हैं, ठीक है, हाउज कहते हैं, तो जलाशय में बहुत पानी है, ठीक है। तो टैंक में बहुत पानी है, टैंक नहीं कहते हैं आप, रख देते हैं, टैंक भर देते हैं, ठीक है। अब याद चल तो लैट्रिन वगैरह रहती है घर में, ठीक है, बाथरूम, तो उस पर हम क्या करते हैं, टैंक रख देते हैं, तो जलाशय, जल उसमें रहता है, टैंक। तो अब यहाँ क्या है भाई, वाटर को तो हम गिन नहीं सकते हैं, तो परिमाण या मात्रा हो गया, तो इसलिए मच लगेगा। मच माने भी बहुत, मैनी माने भी कई है बहुत, ठीक है। तो बहुत संख्या है तो मैनी लगाइए, नहीं तो मच। अब यहाँ कुछ और वर्ड दिए गए, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, इनका प्रयोग कहाँ होता है देख लेते हैं। अब इसका तीनों का पहले आप अर्थ अच्छे से जान लीजिए। फ्यू या तीनों का अर्थ होता है कुछ, क्या होता है, कुछ या कम। लेकिन फ्यू जो है यह अभाव दर्शाता है, इसका अर्थ है नॉट मैनी, हार्डली एनी। नॉट मैनी माने बहुत नहीं,
कहीं नहीं, हार्डली एनी, मुश्किल से कोई, मतलब नकारात्मक। फ्यू मतलब कुछ, मतलब बहुत कम, ना के बराबर कम। और ए फ्यू का अर्थ है पॉजिटिव यानी सम, कुछ। ए फ्यू मतलब कुछ, अगर ए फ्यू लगा है हाँ कुछ तो बात है, एकदम नहीं के बराबर नहीं। द फ्यू मतलब नॉट मैनी बट देयर आर, इसका अर्थ बहुत नहीं होता लेकिन तो जो कुछ होता है उस और संकेत किया जाता है। इन तीनों से संख्या का ज्ञान, तीनों संख्या के लिए लगते हैं। तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ, द फ्यू मतलब होता है जो कुछ थोड़ा, ठीक है। फ्यू मतलब ना के बराबर कुछ, कुछ एकदम ना के बराबर। ए फ्यू माने कुछ, यानी कि ना के बराबर नहीं, कुछ तो ज़रूर बात है। और द फ्यू मतलब जो कुछ भी थोड़ा है, सबकी बात किया जा रहा है। उदाहरण देखते हैं, द पुअर आर मेनी, गरीब लोग तो कई हैं, बट रिच आर फ्यू, लेकिन अमीर लोग कुछ ही हैं, मतलब ना के बराबर हैं। कहीं पर कोई बात की जाए कि यहाँ पर गरीब तो ज़्यादा हैं लेकिन अमीर ना के बराबर हैं, ठीक है। फ्यू मतलब ना के बराबर। आई कैन स्टे हियर, मैं यहाँ रुक सकता हूँ, फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिन, मैं यहाँ कुछ दिनों रुक सकता हूँ। तो कुछ दिनों रुकेंगे तो मतलब ये नहीं कि आके तुरंत चले जाएंगे, कुछ दिन तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन कुछ तो रुके रहेंगे। द फ्यू फ्रेंड्स माने जो कुछ थोड़े दोस्त हैं ही है जिसके पास हैं, आर ऑनेस्ट, ईमानदार हैं। तो यहाँ जो कुछ भी दोस्त हैं सबकी बात की जा रहा है, तो द फ्यू लगेगा। अब आपको एक बात ये भी बता दें, परीक्षा में जब आएगा तो आपको फ्यू ये वाक्य आ गया, ए फ्यू भरने के लिए आता है और द, और बाकी कोई नहीं आता, क्योंकि फ्यू दिया ही रहेगा, उसके पहले आप ए लगाएंगे द फ्यू। तो आपको बता देना है, ट्रिक बता देना है कि जैसे एक ही वाक्य है, जैसे आई कैन स्टे हियर फॉर ए फ्यू डेज, एक ही बात कही गई है तो आप ए फ्यू लगा दीजिए। अगर उसमें 2 बातें कही गई हैं, 2 बातें मतलब जैसे 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब रहेगा, तो उसमें एक क्लाज रहता है, तो उसमें द लगता है। जैसे द फ्यू फ्रेंड्स, कुछ दोस्त ये है जिसके पास हैं, आर ऑनेस्ट, ईमानदार है, जो कुछ दोस्त उसके पास हैं, ईमानदार है। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट और वर्ब एक अलग मिल जा रहा है ना, तो जिस वाक्य में एक सब्जेक्ट वर्ब अलग मिल जा रहा है तो उसमें द फ्यू लगेगा, क्योंकि इसमें एक क्लाज रहता है। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, इसका प्रयोग कहाँ होता है? इन तीनों का अर्थ लिटिल माने थोड़ा है, ठीक, थोड़ा या अल्प, एकदम बहुत कम। ए लिटिल मा थोड़ा भी लेकिन ना के बराबर, ना के बराबर, इस तरह से थोड़ा। और ए लिटिल माने थोड़ा होता है, ये सकारात्मक अर्थ रहेगा। द लिटिल माने होता है जो कुछ थोड़ा, जो कुछ थोड़ा, तो वही सम फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू की कहानी है, लेकिन वो संख्या के बताने के लिए लगता है और ये मात्रा बताने के लिए लगता है, बस इतना अंतर है। उदाहरण अब देखते हैं, लिटिल का मतलब नॉट मच, इसका अर्थ है निगेटिव, मतलब ना के बराबर। ए लिटिल माने सम, नॉट मच, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ ज़रूर। पॉजिटिव मतलब थोड़ा अर्थ रखेगा ये। द लिटिल माने नॉट मच बट ऑल दैट इज, ज़्यादा तो नहीं लेकिन जो कुछ है सब, ठीक है। यानी कि आप सिंपली कह सकते हो लिटिल माने ना के बराबर, ए लिटिल माने थोड़ा, और द लिटिल माने जो कुछ थोड़ा, ठीक है। नॉट मच, सम, नॉट मच बट ऑल दैट इज। उदाहरण बता देना है, अर्थ समझ में आ जाएगा। देयर इज लिटिल होप ऑफ सक्सेस, ये उसकी सफलता की ना के बराबर आशा है। लिटिल होप मतलब ना के बराबर आशा है, यार आशा ही नहीं है, बहुत कम आशा है। अब दूसरा है, ए लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, माने अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। कहावत सुने, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, या नीम हकीम खतरे जान, इसकी हिंदी दूसरी ये भी होता है। ए लिटिल नॉलेज, थोड़ा सा ज्ञान खतरनाक होता है, तो मतलब ऐसे इसमें बताया कि ज्ञान तो होता है थोड़ा सा लेकिन वो खतरनाक होता है, इसलिए पूरा ज्ञान होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अभिमन्यु 6 फाटक को तोड़ना जानता था, 7वां नहीं तोड़ना जानता था, तो उसमें धोखा खा गया। क्लियर। इसी तरह से कोई आदमी है, डॉक्टर बन गया, उसको अच्छे से पूरा नहीं पता है, किसी को इंजेक्शन दे दिया गलत, दवा दे दिया गलत, तो नुकसान हो गया। अध्यापक बन गए, पढ़ाने चले गए, बच्चे ही आपको फंसा दिए, तो लिटिल ज्ञान आपके लिए क्या खतरनाक हो गया। तो इसलिए आप पूरा ज्ञान पहले प्राप्त करिए तब पढ़ाई। द लिटिल मनी, जो कुछ थोड़ा धन ही हैड उसके पास था, वाज स्टोलन, चोरी हो गया। अब यही बात इसमें भी है, परीक्षा में आएगा तो लिटिल आएगा तो आपको ए भरना पड़ेगा, तो द भरना पड़ेगा, लगा के शुद्ध करना पड़ेगा। तो करोगे क्या? तो अगर अनकाउंटेबल है तो लिटिल लगेगा, काउंटेबल है तो फ्यू लगेगा, तो इस तरह से भी दे सकते हैं, उसकी बात अलग है। तो गिने जाने वाले पहले लिटिल आएगा तो फ्यू भी कह सकते हो आप, नहीं तो मात्रा के लिए आएगा तो आप ए लिटिल द लिटिल कहेंगे। तो ट्रिक बता दें हमें, लिटिल मतलब ना के बराबर, तो अगर कुछ उसमें थोड़ा का अर्थ रहेगा तो ए लिटिल लगा देना। एक ही वाक्य है तो आप उसमें ए लिटिल लगा देना। अगर एक ही वाक्य में 2 बातें हैं, यानी 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब है, तो आप द लिटिल लगा देना, क्योंकि इसमें क्लाज आता है द लिटिल और द फ्यू के साथ। जैसे द लिटिल मनी, जो कुछ थोड़ा धन, आई हैड मेरे पास था, वाज स्टोलन, चोरी हो गया। तो मनी वाज स्टोलन, मनी वाज, ये दोनों सब्जेक्ट वर्ब मिल रहे, एक सब्जेक्ट वर्ब आई हैड मिल रहा है, इस तरह से इसके साथ क्लाज रहा था। तो ये मतलब कुछ विशेष जानकारियाँ थी, इसको भी मैं बता दी हैं, पूरा आपका ख़त्म हो गया। अब इस तरह से कुछ यहाँ प्रैक्टिस भी दिया है करने के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स, दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज का प्रयोग करके इस वाक्य को भरना, आप इसको अर्थ के अनुसार भर सकते हैं। तो
आप कह सकते हैं पहला एक आग दो बता देना है, दिस फ्लावर इज येलो, यह फूल पीला है, बट दैट फ्लावर इज रेड, लेकिन वह फूल क्या है, लाल है। इस तरह से आप एक वचन के साथ दिस लगाएंगे नज़दीक के लिए, दूर के लिए दैट लगाएंगे। दिस बुक्स आर न्यू, ये किताबें नई हैं, बट दोज लगा दिए वहाँ, ठीक है। दिस बॉय इज क्राइंग बट दैट बॉय इज लाफिंग। आर दीज फ्रॉक्स न्यू, क्या ये फ्रॉकें नई हैं, दोज भी लगा सकते हैं, इसमें कोई क्लियर तो है नहीं कि नज़दीक है दूर है। इस तरह से आप अर्थ के अनुसार कुछ भी इसमें लगा सकते हो। अब इसमें भी देखिए आप लगा सकते हो दूसरे में माई, योर, हिज, ये पजेसिव एडजेक्टिव नाउन्स पहले लगते हैं। तो आई के साथ इसमें हम रूल बता दे रहे हैं, आई के साथ माई लगेगा, वी के साथ और लगेगा, यू के साथ योर, ही के साथ हिज, सी के साथ हर, इट के साथ इट्स, दे के साथ देयर, बहुवचन के साथ भी देयर। जो आप ट्रांसलेशन में अपना अंग्रेजी पढ़ते हैं, जैसे आई के साथ माई, यू के साथ योर, वी के साथ आवर, दे के साथ देयर, बहुवचन के साथ भी देयर लगेगा, ये सभी। जैसे ही इज राइटिंग ऑन, एक साथ हिज लग जाएगा, अब ऑन हिज कापी अपने, तो पूनम लड़की है तो हर हो जाएगा। हार्स इज शेकिंग, इट्स नेक कर देंगे, घोड़ा अपनी पूछ हिला रहा है, इट्स भी लगा सकते हो, घोड़े के लिए हिज भी लगता है, अगर पालतू बताना हो तो हिज भी लगा सकते हो। आई विल विजिट, ठीक है, माई फ्रेंड, अपने दोस्त से मिलूँगा, यू के साथ योर लगा दिए, वेयर इज योर लंच, ठीक है, तुम्हारा लंच कहाँ है, हियर इज माइन, मेरा तो यहाँ, तो सामने के लिए आप योर लगा सकते हो। डंकी प्रेजेज इट्स ओन टेल, अपने पूछ की प्रशंसा करता है, डंकी गधा है तो इट्स भी लगा सकते हो, ठीक है, और पालतू रहता है तो हिज भी लगाते हैं हम। इट इज़ आवर ड्यूटी कर दिया, यह हमारा कर्तव्य है, टू ओबे आवर एल्डर्स, अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करें। जिसमें सब्जेक्ट ही नहीं दिया है तो इट के साथ बहुवचन सेंस दिया जाता है, आवर लगा देते हैं, हमारा कर्तव्य है कि भाई सबका कर्तव्य है ना अपने से बड़ों का, तो उसमें आवर लगा देते हैं। नहीं तो आप माई भी कर सकते हो, टू ओबे माई एल्डर्स, ठीक है। दे आर नॉट एट देयर हाउसेज कर दीजिए, योर यंगर सिस्टर लिव्स विथ यू कर दीजिए, क्योंकि तुम्हारे साथ रहे तुम्हारी वहाँ। और आई सा इट विथ माई ओन आइज, मैं इसे अपनी आँखों से, आई के साथ माई लगा दूँगा। उसके बाद देखिए ईच इब्री का प्रयोग भरना है आपको। दे 3 स्टूडेंट्स आर सिटिंग ऑन, 3 विद्यार्थी बैठे हैं। तो अब यहाँ क्या करना है कि देखिए ईच का प्रयोग 2 के लिए लगता है, 2 से ज़्यादा के लिए भी लगता है। इब्री का प्रयोग हमेशा 2 से ज़्यादा के लिए लगता है। तो इसमें जो है इब्री का प्रयोग जो है 2 से ज़्यादा के लिए ही लगेगा, ईच का प्रयोग जो है 2 के लिए लगता है, तो इसलिए ईच कभी नहीं लग सकता, इसमें इब्री लगेगा। ऑन इब्री बेंच, प्रत्येक बेंच पर बैठे हैं। इस तरह से आपको इतना ध्यान देना कि 2 तो नहीं है, 2 हैं तो आप ईच मत लगाइए, इब्री लगा दीजिए, नहीं तो आप दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। तो वन ऑफ दीज बुक्स इज़ गुड, इन किताबों में से एक जो है इज़ गुड माने अच्छी हैं। तो इसमें क्लियर तो नहीं है 2 किताब हैं कि 3 हैं, तो आप ईच, ठीक है, एवरी वन ऑफ दीज बुक्स कर दीजिए, ठीक है दोस्त। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, मैं तरीके बता दिया। 42 नंबर में एक्सरसाइज क्या है, ऑल और बोथ का प्रयोग इन द फॉलोइंग, इसमें आप भरना है ऑल और बोथ का प्रयोग। तो 2 के लिए आप बोथ लगाइए, 2 से ज़्यादा है ताल लगाइए। यू एंड ही, तो उसमें 2 ही लोग हैं तो यू एंड ही, बोथ लगाइए, बोथ यू एंड ही। गीता एंड सीता एट, गो आवाज़, बोथ लगा दी, इसमें भी बोथ गीता एंड सीता एट, ठीक है। देर गो आवाज़, अपने गुआवा को खाए। टीचर इज कोल्डेड, यहाँ बोथ हो जाएगा, राम एंड श्याम। रमेश सुरेश, बोथ लगा दी, इसमें भी कार्स आर ओल्ड। आल कार्स, आल द कार्स कर दी, इसमें बोथ नहीं है, आल, क्योंकि संख्या के लिए नहीं है। आल द कार्स माने सभी कारें आर ओल्ड, पुरानी। तो ये सभी एग्जाम में आते नहीं हैं इस तरह से जो है, लेकिन करेक्ट लिखने के लिए आपको जानकारी होनी चाहिए। इंटर वगैरह में आ जाते हैं, करेक्ट हाई स्कूल में नहीं आएगा, वाक्य पूरा करने के लिए आएगा। फिर भी मैं मेन बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या है, ताकि आप इसको करना चाहो तो कर भी लो, कोई समस्या हो तो आप पूछ भी सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, आइदर आर नाइदर, आइदर या नाइदर का प्रयोग करके भरना है। तो आइदर के साथ आर लगता है, नाइदर के साथ ना, तो आर है तो आर आइदर ही भर दीजिए। फ्लड वास्ट अवे ऑफ द विलेज, ठीक है, तो आइदर ऑफ द विलेज कर दीजिए, ठीक है। आइदर पेन विल डू हो जाएगा, ठीक है। अब ऑन साइड इज नैरो लेन, ऑन आइदर साइड कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से इसमें निगेटिव क्वेश्चन, जहाँ नार दिया वहाँ आर ना आइदर लगा दीजिए, जहाँ आर दिया वहाँ आइदर लगा दीजिए। इस तरह से आपको करना है, आर के साथ आइदर। इस तरह से निगेटिव सेंस देना, नार है तो आप नार नाइदर लगाइए, बाकी सब में आइदर लगा दीजिए। नो, हाँ, ब्लैंक्स खाली स्थान भरो। सम, नो, एनी से सम करके, नो करके, एनी, इन सभी से भरो। तो अफर्मेटिव सम भर दो, निगेटिव में नो या एनी भर दो, ये नहीं बताया गया। आई सेल बाई सम मैंगोज, मैं कुछ आम खरीदूँगा। विल यू प्लीज़ लेंड मी, क्या आप कृपया, यहाँ भी सम लगेंगे, जो कि प्रश्नवाचक वाक्य में प्लीज़ आ जाता है बिल से, तो उसमें भी सम लगाते हैं, पीछे पढ़े थे हम। पठान्स वर एट लीस्ट एज फेथफुल एज, ठीक है। इस एज 6, तो यहाँ भी
सम पठान्स कर देंगे। अफर्मेटिव है, शेक्सपियर इज़ ग्रेटर दैन सम अदर इंग्लिश पोइट्स हो जाएगा, सॉरी दैन एनी अदर, दैन साथ एनी बेटर होगा, दैन एनी अदर होता है, दैन साथ एनी अदर होता है ना, किसी अन्य से। और काउंटेबल कई लोग रहते तो कभी कभी सम भी लगता है, लेकिन यहाँ एक बचन है तो ये नहीं लगेगा। बीन्स आर एट लीस्ट एज न्यूट्रियस, ठीक है, इसमें भी सम लगेगा, कुछ बीन्स कम से कम उतना बीन्स माने सेम होता है, पौष्टिक होती हैं जितना कि मीट। इस तरह से आप इसको भरना है। दैन साथ देखिए एनी अदर लगता है, ठीक है, सम लगेगा, सम पीपुल, इस तरह से आप इसको, ठीक है, दैन साथ फिर एनी लगेगा, आप इसको आराम से भर सकते हैं इस तरह से। हाँ, मच मैनी में जिसमें संख्या बताया जा रहा हो, मैं मच मैनी लगा दी नहीं तो मच लगाइए, जैसे देयर शुड नॉट बी मच टाक एंड लिटिल वर्क, तो यहाँ गिनती नहीं की जा रही, मात्रा बताना तो मच लगेगा। ही शोड मच पेशेंस, उसमें भी पेशेंस गिनते नहीं। आई हैव टोल्ड यू थिंग्स, कई चीज़ें हैं तो मैनी लगा देंगे। इस तरह से मैनी प्लेसेज हो जाएगा, ठीक है, मच फेम हो जाएगा, मच कैश हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जिसको हम गिना जा सकते हैं, मैंने लगा दी नहीं तो मच लगा दी, बस बात खत्म। द फ्यू में वही कहानी है। सिटीज़ इन इंडिया है पब्लिक लाइब्रेरीज, ए फ्यू सिटीज़, क्योंकि कई शहर हैं एकदम ना के बराबर तो है नहीं, तो और दूसरे में भी ए फ्यू हो जाएगा, तीसरे में भी वर्ड्स स्पोकन इन इंटरेस्ट विल कन्विंस, वर्ड्स सम ए फ्यू वर्ड्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसके बाद वाले में द फ्यू हो जाएगा, क्यों? देखिए यहाँ द फ्यू फ्रेंड्स, जो कुछ थोड़े दोस्त ही है जिसके पास हैं, आर ऑल वेरी पुअर, सभी बहुत गरीब हैं। यहाँ ही है, एक सब्जेक्ट वर्ब अलग से मिल जा रहा है तो उसमें द लग जाता है, द फ्यू। और उसके बाद में भी ए फ्यू लगेगा। उसके बाद देखिए यहाँ फिर भी दैट भी है, जो मेरे पास ये सब्जेक्ट वर्ब मिल जाएगा, द फ्यू हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी हो जाएगा रेस्ट इन ऑल दैट इज़ नीडेड, ठीक है। अब इसमें भी जो है इस तरह से आप लगा सकते हो ए फ्यू, जिसमें जो है आपको सब्जेक्ट वर्ब अलग से मिल जा रहा है, ठीक है। द फ्यू डेज रेस्ट इज ऑल दैट इज नीडेड, यहाँ दैट इज नीडेड, जो इसमें दैट भी सब्जेक्ट का काम करे, इसमें द भी इसमें लगेगा, द फ्यू डेज रेस्ट, द फ्यू डेज कुछ दिन रेस्ट का आराम, इज ऑल सब कुछ है, दैट इज नीडेड उसमें। उसके बाद जो है इट इज़ क्वेश्चन ऑफ स्पेंडिंग ए फ्यू रुपीज़ हो जाएगा। व्हेन आई मेट हिम ईयर्स आफ्टर ही लुक्ड ओल्ड, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर कर लिए। अब देखिए व्हेन आई मेट हिम ए फ्यू ईयर्स आफ्टर, ए फ्यू हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद जब मैं उससे मिला, तो ये काम करके अगला वाक्य लिखा गया है। अब इसके पहले वाले में देखिए एग्जैक्टली सब्जेक्ट नहीं लिखा गया, इसलिए यहाँ ए फ्यू भी सही है। ए फ्यू डेज रेस्ट, कुछ दिनों का रेस्ट आराम, इज़ ऑल पूरा है, ही दैट इज नीड, जो उसे आवश्यकता है, तो इसमें भी ए फ्यू ही लगेगा, क्योंकि अलग से मतलब सब्जेक्ट पर एग्जैक्टली नहीं दिया गया, क्योंकि दैट ही इज नीडेड मतलब ऑल, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ए फ्यू लगेगा। इसके बाद ए फ्यू इसमें भी लगेगा। व्हेन आई मेट हिम ए फ्यू ईयर्स आफ्टर, इसमें भी ए फ्यू लगेगा। अमेरिकन्स हैव देयर ऑफिस इन, ए फ्यू लगेगा, कुछ अमेरिकन वासियों के देयर ऑफिस इन कोलकाता, कोलकाता में ऑफिस है। इस तरह से इसमें आपको भरना है। आगे देख लेते हैं 47 में ए लिटिल द लिटिल भरना है। इसमें मात्रा के लिए वही जिसको गिना ना जा सके, ना के बराबर तो आप लिटिल लगा दिए, कुछ है थोड़ा तो ए लिटिल लगा दिए, जैसे देयर इज लिटिल का दिए, लिटिल होप ऑफ हिज, उसकी रिकवरी होने की ना के बराबर आसान। द, अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट ही है ना, इन्फॉर्मेशन, द लिटिल इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कुछ थोड़ी सूचना ही है उसके पास है, वाज क्वाइट, ये हो जाएगा। ए लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग, इसमें ए लिटिल हो जाएगा। इस तरह से आप इसको भी भर सकते हो। मिसलेनियस में है करेक्ट करना है, डिड यू लिसन व्हाट ही सेड, तो यहाँ पूरा मिला के पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया है, लिसन के साथ हमेशा टू लगता है, लिसन टू व्हाट ही सेड हो जाएगा, टू लगेगा। शी इज़ ग्रेटफुल, ठीक है, वह कृतज्ञ है, टू माई हेल्प, मेरी सहायता के लिए, ठीक है, फॉर माई हेल्प, शी इज़ ग्रेटफुल। ओब्लाइज्ड या ग्रेटफुल साथ जो है पहले तो टू लगता है, दूसरी बार फार लगता है, तो पहले टू हो जाएगा इसमें, फार, ठीक है ना। फार अगर बाद में जरूरत पड़ती प्रीपोजिशन तब लगता है। इट हैज़ बिन रेनिंग, यहाँ सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, फार का डाइट साथ फ्राम नहीं लगेगा, ऑफ लगेगा। आई एम ओ योर्स नहीं, योर रहेगा, योर ओबीडियंटली, ठीक है, क्योंकि योर्स जब लग गया तो ओबीडियंटली नहीं लिखा जाता है, तब या तो ओबीडियंटली काट दें, ठीक है, या तो योर में से ऐसा है। देयर इज मैनी वर्थ थिंग प्लेसेज इन आगरा,
कई जो है आगरा में देखने योग्य जो है क्या है स्थान है। मैनी वर्थ सीइंग प्लेसेज इन आगरा। आगरा में कई देखने योग्य क्या हैं स्थान हैं। वर्थ सीइंग प्लेसेज, मैनी प्लेसेज इन आगरा वर्थ सीइंग, ठीक है, मैनी प्लेसेज हो जाएगा इन आगरा वर्थ सीइंग। लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, ये तो सही है, इसमें कोई गलती ही नहीं है। और इसके पहले वाले में भी गलती है, मैनी प्लेसेज इन आगरा वर्थ सीइंग प्लेसेज, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और आई एम सिटिंग हियर फार लग जाएगा सिंस हट के, इफ़ इट बिल हट जाएगा, रेन में जुड़ जाएगा रेंस। शी इज टायर्ड ऑफ लगे, टायर्ड साथ ही नहीं लगेगा, ऑफ टायर्ड ऑफ रीडिंग, पढ़ते पढ़ते उग गए। मिसलेनियस में और भी करेक्ट करने के लिए दिया ऑल ऑफ अस वॉक फ्राम आवर लेग्स, ठीक है, हम सभी ऑल ऑफ अस वॉक फ्राम आवर लेग, आप अपने पैरों से ऑन आवर लेग, अपने पैरों के बल पर चलते हैं। इफ़ सी बिल नहीं लगेगा, कम में एस जुड़ जाएगा कम, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखा नहीं जाता है। इफ़ वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, अगला वाला तब फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा जाता है। ये सभी हैं, सब मिसलेनियस हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। इंटरमीडिएट में ये सब करेक्ट करने के लिए आता है, हाई स्कूल में ऐसे वाक्य नहीं आते हैं। तो इंटरमीडिएट में आप सिंटैक्स का चैप्टर पढ़िए, आप इसको पूरा उसमें कवर करा दिया जाएगा। इसमें हम एक दो बता दिए इस तरह से। इसके बाद वाले में भी यही है, जैसे सीन एक साथ दैन नहीं लगता, हमेशा टू लगता है, जिसके अंत में आई ओ आर आता है, ठीक है। और इस तरह से इसमें मतलब कि भारा पूरा सही करना है। अब इसको करना चाहो तो कर भी सकते हैं, जैसे इल के साथ भी टू लगता है। तो यही सब थोड़ा थोड़ा मिस्टेक है, आप मिस्टेक पकड़ के कर सकते हो। बाकी तो हाई स्कूल में ऐसे वाक्य नहीं आते हैं। इंटर में आते हैं तो इंटरमीडिएट के लिए सिंटैक्स का पूरा कवर आपको टॉपिक कराए हैं, आप उसकी वीडियो भी देख सकते हैं अगर ज़्यादा डिटेल पढ़ना चाहते हैं व्हाट्सएप में। तो आई होप समझ में आ गया है। हाई स्कूल की एग्ज़ाम के लिए जितना यूज़फुल था मैं सब कुछ बता दिया गया, जितना वीडियो बताया हूँ एक्सरसाइज वही उतना ही यूज़फुल है। बाकी आपकी इच्छा कहे तो आप पढ़ सकते हैं, कमेंट करके पूछ भी सकते हैं कोई एक्सरसाइज ना समझ में आए तो। अब आगे आपको अब अगले शानदार टॉपिक के साथ डायरेक्ट स्पीच वगैरह ये सब हैं जो भी बचे हैं, ट्रांसलेशन सब कुछ आपको अगले पार्ट में कवर कराए जाएंगे। इसलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और अपनी डेली आप तैयारी को जारी रखें। राजू प्रकाशन की बुक कवर कर रहा हूँ, फिर एक्सीलेंट प्रकाशन भी कवर करूँगा। एक्सीलेंट की काफ़ी वीडियोज़ पढ़े भी हैं, फिर से शुरू से कराया जाएगा, तो इसलिए चैनल। और इसके अलावा इस पर आपको लेसन की भी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और परीक्षा से पहले आपको आंसर पेपर भी हल कराया जाएगा। तो इसलिए आप पूरी तैयारी जो है परीक्षा के लिए इस चैनल से करने के लिए जुड़ें, शेयर करें, कमेंट करें कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।